ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लास्ट लेक्चर में हम प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोटीन सिंथेसिस हमको कंटिन्यू करना है। एज यू नो, प्रोटीन सिंथेसिस के सेंट्रल डॉगमा में वी हैव सीन इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और ट्रांसलेशन में एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, वही हमको कंटिन्यू करना है। इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, रिमेंबर। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो डायरेक्टली एक ही स्टेप में फाइनल एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। रिमेंबर, दिस इज एप्लीकेबल फॉर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स का एग्जांपल कंसीडर करते हुए मैं एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एज यू नो, इन द केस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक स्ट्रैंड जिसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' की तरफ है, ये सेंस स्ट्रैंड है, और जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' की तरफ है, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। एक्चुअल में इंफॉर्मेशन इस पे प्रेजेंट है, जो एमआरएनए बनेगा वो इसके हिसाब से बनेगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट टेम्पलेट करेगा। रिमेंबर, अभी टेम्पलेट पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, टेम्पलेट के इंफॉर्मेशन के अनुसार, टेम्पलेट पे जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और आरएनए जो बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है। मतलब इस टेम्पलेट का ट्रांसक्रिप्शन हुआ और यहां आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। बच्चों, जो आरएनए पहले बनता है वो आरएनए अभी फाइनल एमआरएनए नहीं है, वो आरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, जिसको हम एचएनआरएनए कहते हैं। हमारी आज की टॉपिक ही है प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए। तो यू शुड नो व्हाट इज एचएन, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए क्या है। ट्रांसक्रिप्शन में, यूकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो आरएनए पहले बनता है वो आरएनए को हम एचएनआरएनए कहते हैं। उसके बाद एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल आरएनए बनता है उस फाइनल आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। एक्चुअल में ट्रांसलेशन में यानी पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो मैसेंजर आरएनए करेगा। एचएनआरएनए ये तो इंटरमीडिएट स्टेप है। एचएनआरएनए ये एमआरएनए के फॉर्मेशन में, एमआरएनए का फॉर्मेशन हम लास्ट में देखेंगे, एमआरएनए के फॉर्मेशन में दिस एचएनआरएनए इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। मतलब इसको एज अ इंटरमीडिएट, इसको बीच में ये बनता है, उसके बाद फाइनल प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। नाउ, अभी बच्चों जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर बहुत सारे बीच बीच में ऐसे नॉन फंक्शनल पार्ट हैं जिसको हम इंट्रॉन कहते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बनता है, ये आरएनए में भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये इंट्रॉन है, ये बीच में इंटरमीडिएट इंट्रॉन है। मतलब ये वाला जो शेडेड पार्ट है ना, दिस पार्ट इज इंट्रॉन। इंट्रॉन पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, इंट्रॉन की इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज नहीं होती है। अब एक्चुअल इंफॉर्मेशन कहां पर है, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन एक्सॉन। जहां पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको हम एक्सॉन कहते हैं। इंट्रॉन पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन एक्सॉन। हाँ, तो मैंने ये कहा कि इंफॉर्मेशन इंट्रॉन पे प्रेजेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन एक्सॉन। दिस इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ आरएनए व्हिच पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी क्या होगा, इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद सबसे पहले ये वाला आरएनए जो बना है इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या एचएनआरएनए कहते हैं। रिमेंबर, एचएनआरएनए के बीच बीच में नॉन फंक्शनल नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जिसको इंट्रॉन कहते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज नहीं होता है। रिमेंबर, दिस इंट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में नहीं है, इसके लिए प्रोकैरियोट में ऐसे प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर यूकैरियोट। अभी ये जो आरएनए बना है जिसको एचएनआरएनए कहते हैं या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, दिस इज नॉन फंक्शनल।
This is non-functional because it has numerous intermediate interrupting sequences. इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस, ये इंटरप्टिंग सीक्वेंस की वजह से वो नॉन फंक्शनल है। अब जरूरत है कि इसकी प्रोसेसिंग की जाए या इसका मैचुरेशन किया जाए ताकि इससे फंक्शनल आरएनए बन सके और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर सके। अब क्या होगा, ये जो आरएनए था, इस आरएनए में से इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या है? स्प्लाइसिंग इज अ प्रोसेस इन विच एचएनआरएनए को कट किया जाता है और इसके इंट्रॉन्स को रिमूव कर लिया जाता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड रिमूविंग द नॉन फंक्शनल पार्ट, दैट इज रिमूविंग द इंट्रॉन, और जो बाकी बचे हुए एक्सॉन्स हैं वो एक्सॉन्स को वापस से ज्वाइन कर दिया जाएगा। उसको ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज नाम की एंजाइम यूज होगी। Once again, this process is called as splicing. ये जो आरएनए बना था, एचएनआरएनए बना था, जिसमें एक्सॉन यानी कि फंक्शनल पार्ट था, इंट्रॉन यानी कि नॉन फंक्शनल पार्ट था। So this process of cutting and removing the intron, again rejoining the exon, so that only functional part will remain on the RNA. So that only functional part remains on the RNA. This mechanism is called as splicing. अब स्प्लाइसिंग हो गई, इसकी साइज छोटी हो गई, राइट? इसकी साइज रिड्यूस हो गई, इंट्रॉन्स निकल गए। अभी नेक्स्ट स्टेप, दो और मैकेनिज्म होंगे प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग में होने वाला पहला मैकेनिज्म स्प्लाइसिंग है, उसके बाद कैपिंग, उसके बाद टेलिंग। अभी ये कैपिंग दूसरा मैकेनिज्म है, टेलिंग इज द थर्ड मैकेनिज्म। कैपिंग और टेलिंग क्या है? देखो, अभी जो कैपिंग है, अभी जो आरएनए बना है, इस आरएनए के 5' एंड पे ये आरएनए बना है जिसमें स्प्लाइसिंग हो चुकी है। इसका ये 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है, राइट? अभी इसके 5' एंड पे क्या होगा? मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन शॉर्ट इट कैन बी रिटन एज MGPPP, that is methylated guanosine triphosphate। ये यहां पर ऐड होगा, ये यहां पर ऐड होगा, 5' एंड पर ऐड होगा। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग methylated guanosine triphosphate on 5' एंड इज कॉल्ड एज कैपिंग। उसके बाद 3' एंड पर क्या होता है? 3' एंड पे पॉलीएडिनाइलेशन, पॉलीएडिनाइलेशन जिसको पॉली ए टेल भी हम कहते हैं, यहां पे पॉली ए टेल यहां पर ऐड होगा। कहां पर ऐड होगा? 3' एंड पर ऐड होगा। तो 5' एंड पे मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का ऐड होना इज कैपिंग, और 3' एंड पे पॉली ए वाले न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का ऐड होना इज टेलिंग। अब कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, स्प्लाइसिंग पहले ही हो चुका। अब जो आरएनए बना है, दिस वन इज कॉल्ड एज फाइनल प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए। अब ये फाइनल एमआरएनए बना है। अब इस पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है और ये दोनों तरफ से पैक है, यहां से कैपिंग, यहां से टेलिंग। इस पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, इस पे इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब ये क्या होगा बच्चों? ये मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए बना है, रिमेंबर ये पूरा ये हमारी सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में परफोरेशंस होते हैं कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में जो खड्डे हैं, जो परफोरेशन है, कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। डीएनए यहां पर था, न्यूक्लियस में डीएनए था, न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। नाउ दिस एमआरएनए विल कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस, इट कम्स आउटसाइड द न्यूक्लियस थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर की ओपनिंग से बाहर निकलेगा। ये बाहर निकला हुआ मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। ये साइटोप्लाज्म में किधर जाएगा? इट गोज टू द राइबोसोम, it goes to the ribosome. Ribosome present in the cytoplasm will be considered as a protein factory जहां पे पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। So this whole thing is about the processing of hnRNA. Now the next slide heading given in your book is genetic code. Now what actually the genetic code is? The information present on DNA or the information which comes on the mRNA through transcription from DNA.
जो इंफॉर्मेशन डीएनए पर थी, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डीएनए का जो टेम्पलेट था, डीएनए का जो टेम्पलेट था, इसके सामने ट्रांसक्रिप्शन हुआ और इसके सामने फाइनली क्या बनता है, इसके सामने बनता है एमआरएनए। एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एचएनआरएनए बनता है, उसके बाद उसकी स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग होता है, टेलिंग होती है, फाइनली एमआरएनए बनता है। तो जो इंफॉर्मेशन यहां पे था वो इंफॉर्मेशन यहां पर आया, एंड दीज इंफॉर्मेशंस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। कोड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, वो हमको पढ़ना है एज अ जेनेटिक कोड। नाउ एज वी ऑलरेडी नो, डीएनए इज अ मास्टर मॉलिक्यूल and DNA is responsible for performing several functions. It is a hereditary material, responsible for variation, responsible for mutation, number of functions you can calculate with, you can count with the functions of DNA. But here we are talking about protein synthesis. DNA is capable of synthesizing protein. DNA हमारी बॉडी में प्रोटीन के बनाने का इंफॉर्मेशन कैरी करता है। हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन, तो जो एंजाइम्स हैं उनके बनाने के लिए, जो प्रोटीन है उनके बनाने के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। इसके फंक्शन में डीएनए की इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, डीएनए की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो जो इंफॉर्मेशन डीएनए पर प्रेजेंट है, जो इंफॉर्मेशन डीएनए पर प्रेजेंट है, अब ये इंफॉर्मेशन प्रिसाइज होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन में अगर जरा भी प्रॉब्लम हुआ, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में जरा भी प्रॉब्लम हुआ, तो एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी या तो प्रोटीन नहीं बनेगी। By the way, so this information present on DNA is actually in the form of nucleotide sequence. The information present on DNA is in the form of nucleotide sequence. अभी nucleotide sequence हमने DNA के स्ट्रक्चर में पढ़ा। एग्जाम्पल ये DNA है, as you know, DNA has numerous nucleotides. DNA के एक स्ट्रैंड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हम कहते हैं। बच्चों, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजन बेस है। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस है। अभी नाइट्रोजन बेस ऑन डीएनए पे नाइट्रोजन बेस 4 टाइप के हो सकते हैं, या तो एडिनाइन होगा, या तो थाइमिन होगा, या तो साइटोसिन होगा, या तो ग्वानाइन होगा। तो ये जो नाइट्रोजन बेस का यानी कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, दिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन डीएनए। डीएनए पे जो एक्चुअल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बेसिस पे होती है। जैसे अगर आप इंग्लिश का कोई वर्ड लिख रहे हैं, तो बच्चों हर अल्फाबेट की अपनी स्पेसिफिक पोजीशन होती है। एक अल्फाबेट भी तुम यहां से वहां कर दिए तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा या वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस प्रिसाइज और यूनिक होता है। वो सीक्वेंस ही एक्चुअल में प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन अपने साथ रखता है। ओके, अभी प्रोटीन जो होती है बच्चों, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन में 20 अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। पूरे 20 होंगे या कम होंगे, लेकिन 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। दुनिया में जितनी भी प्रोटीन है, हर प्रोटीन यही 20 अमाइनो एसिड से बनी है। जैसे इंग्लिश में कितने भी वर्ड हैं, कितने भी सेंटेंस हैं, लेकिन वो 26 अल्फाबेट से ही बने हैं, वैसे ही कोई भी प्रोटीन, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ प्रोटीन वी नो, वो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को प्रॉपर वे में अरेंज करके बनती हैं। ओके, अब ये 20 अमाइनो एसिड को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। अभी डीएनए के पास तो सिर्फ 1, 2, 3, 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस हैं। डीएनए हैज ओनली 4 डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, प्रोटीन के पास तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर 4 ही नाइट्रोजन बेस हैं, एग्जांपल अभी 5वां हमको लिखना है, तो वी हैव टू रिपीट, वी डोंट हैव एनी न्यू ऑप्शन।
वी हैव टू रिपीट। अभी एग्जांपल यहाँ पे मैंने टी लिखा, वापस नया लिखना है तो मुझको इसी 4 में से रिपीट करना पड़ेगा। वापस ए लिखा, जी लिखा, सी लिखा, तो दिस ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड्स आई हैव टू रिपीट इन द डीएनए सीक्वेंस। अभी किस तरह से 4 नाइट्रोजन बेस 20 अलग अलग अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ 4 नाइट्रोजन बेस एनकोड्स 20 अमाइनो एसिड। किस तरीके से 4 नाइट्रोजन बेस 20 अमाइनो एसिड के इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। इसका सबसे पहला एविडेंस क्रीक साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज। इंफॉर्मेशन यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड के इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करता है, बल्कि कुछ कोड्स होते हैं कि इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को क्रिप्टोग्राम कहते हैं। डीएनए की वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज के हिसाब से इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम जो एक्चुअल में जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड है, ये कोड एक्चुअल में कोड वर्ड्स हैं जिसको हम कोडॉन्स भी कहते हैं। दिस कोड्स आर द कोड वर्ड्स। यानी एग्जांपल, अभी ये डीएनए है, यहां पर ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट बना, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड बना, और ये जो कोड बना है, ये कोड बना है, ये कोड एक्चुअल में अमाइनो एसिड के इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। तो ये कोड वर्ड हुआ, ये कोड वर्ड हुआ जिसे कोडॉन्स भी कहते हैं, विच स्पेसिफाइज पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड के इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड इज अ कलेक्शन ऑफ बेस सीक्वेंस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। एग्जांपल ATC, ये नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है। दे आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर एंड प्रॉपर ऑर्डर। तो नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है, नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है, जो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है, उसी को हम बोलते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ बेस सीक्वेंस, मतलब नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस, एंड दिस सीक्वेंस स्पेसिफाइज अमाइनो एसिड। ओके, इसके आगे का पॉइंट बच्चों लेट मी क्लैरिफाई। ओके, एग्जाम्पल अभी देखो, ये एमआरएनए जो इंफॉर्मेशन यहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन यहां पर है, ये एमआरएनए, राइट? एमआरएनए पर ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, डीएनए पे लो या एमआरएनए पर लो, एमआरएनए पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। ओके, अभी ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है, एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा यू, यहां पे लिखा ए, यहां पे जी, सी, सी, जी, ए, यू, कुछ भी मैंने एट रैंडम मैंने लिख दिया है। अभी अगर एक न्यूक्लियोटाइड, इफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड के इंफॉर्मेशन को कोड करता, सिंगलेट मतलब ऐसा कोडॉन जिसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड है। सिंगलेट इज अ सिंगल नाइट्रोजन बेस इन अ कोड, इट इज अ सिंगल नाइट्रोजन बेस इन अ कोड। अगर एक नाइट्रोजन बेस का ही एक कोड होता तो वो सिर्फ 4 अमाइनो एसिड को कोड कर सकता था। यू अलग अमाइनो एसिड को कोड करता, ए अलग अमाइनो एसिड को कोड करता, जी अलग अमाइनो एसिड को कोड करता, और सी अलग। अब ये सी रिपीट हो गया, मतलब जो इसको कोड करता वो इसको कोड करता, जो इसको कोड करता वो जी को कोड करता। यानी अगर सेट में एक ही सेट में यानी कोड में अगर एक ही नाइट्रोजन बेस होता तो सिर्फ 4 अमाइनो एसिड को कोड किया जा सकता था, 20 अमाइनो एसिड को कोड करना पॉसिबल नहीं था। दूसरा ऑप्शन देखो बेटा, सेकेंड ऑप्शन, अगर एमआरएनए पर दो न्यूक्लियोटाइड का हम सेट बना दें, ये 2 न्यूक्लियोटाइड का सेट, ये 2 न्यूक्लियोटाइड का सेट, ये 2 न्यूक्लियोटाइड का सेट, डबलेट, अगर डबलेट हम बनाते, पहला वाला कॉन्सेप्ट रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड? क्योंकि इट कैन कोड ओनली 4 अमाइनो एसिड एंड वी हैव 20 अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन। सेकेंड वाले में लिखा है अगर डबलेट होते, एग्जाम्पल यहां पर सी यहां पे जी होता, यहां पर सी यहां पर ए होता, यहां पर सी यहां पर यू होता, ऐसा
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जितनी भी पॉसिबिलिटी है बाय यूजिंग 4 न्यूक्लियोटाइड्स, अगर हम डबलेट बनाएं तो कितने डबलेट बनेंगे? 4 इंटू 4 16 डबलेट बनेंगे। तो अगर डबलेट के कोड्स होते, दो दो न्यूक्लियोटाइड के कोड होते, तो दे कैन कोड ओनली 16 अमाइनो एसिड। रिमेंबर, ये डबलेट भी 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए सफिशिएंट नहीं थे, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट भी रिजेक्ट। थर्ड ऑप्शन, अगर हम ट्रिपलेट को कंसीडर करें एज अ कोड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड, यहां पर ए यू जी मैंने लिखा, यहां पे जी यू सी लिखा, ये ट्रिपलेट्स है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड एक एक सेट में है। अगर ट्रिपलेट का हम कोडॉन्स बनाएं तो ट्रिपलेट कैन कोड फॉर, अब इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम चेंज करके अलग अलग ट्रिपलेट्स बनाएं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 ट्रिपलेट्स बनेंगे, एंड 64 ट्रिपलेट्स कैन कोड 64 अमाइनो एसिड। तो 64 ट्रिपलेट्स आर सफिशिएंट, 64 ट्रिपलेट्स आर सफिशिएंट to codes 20 amino acid. So this concept was accepted. ये दोनों concept reject हुआ कि एक कोड जो होता है, एक कोड जो एक जेनेटिक कोड होता है बच्चों, एक कोड में मिनिमम ने फिक्स्ड है, एक कोड में 3 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है। इस तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 64 कोडॉन्स या कोड्स बन सकते हैं, एंड 64 कोडॉन्स कैन कोड इजीली फॉर 20 अमाइनो एसिड। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इसके आगे, नाउ एज यू नो, जेनेटिक कोड having 3 consecutive nucleotides present in a sequence, it makes the genetic code or cryptogram. Now genetic code overall, just now we have seen कि 64 different possibilities are there. If you consider 3 nucleotide in a sequence and total 4 nucleotides are present in DNA or 4 nucleotides are present in RNA, so there are total 64 possibilities of making different types of codons. तो genetic code has 64 different codons. ये previous slide में तुमने देखा। अब each codon is a triplet. Each codon is a triplet that is having 3 consecutive nucleotides, and the first clear-cut evidence that each codon is triplet was given by the Crick. Now what happened in order to prove? In order to prove that each codon is made up of 3 consecutive nucleotides, different experiments were done by the different scientists. Now Nirenberg and Mathai, these are the 2 different scientists. They prepare artificial mRNA. They prepare artificial mRNA by using DNA or by using some technique. The mRNA which is produced, it is of homopolymer type. Homopolymer in the sense, this mRNA which is artificially prepared, having only uracil as a nitrogen base in each nucleotide. यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन बेस यूरासिल एंड सो ऑन, इट इज अ चेन ऑफ यूरासिल। इसको मैंने लिखा पॉली यू सीक्वेंस। Numerous uracils are present in this polymer, so it is homopolymer because all the nitrogen bases, all the nucleotides are identical. अब क्या हुआ? अब ये साइंटिस्ट ने इस आर्टिफिशियल एमआरएनए को, जिसमें सिर्फ यूरासिल है, उसको प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम वाले मीडियम में डाला, मींस अलाउ किया टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। अब इसका ट्रांसलेशन होने दिया। ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनता है, ट्रांसलेशन में प्रोटीन यानी कि पॉलीपेप्टाइड बनता है, उसका ट्रांसलेशन होने दिया। जब इसका ट्रांसलेशन होने दिया तो इससे जो पॉलीपेप्टाइड बनी बच्चों, इस पॉलीपेप्टाइड का ये जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, सभी अमाइनो एसिड भी आइडेंटिकल निकली। ऑल द अमाइनो एसिड्स आर आइडेंटिकल बिकॉज U इज अ ट्रिपलेट एंड ट्रिपल U कोड्स फॉर अमाइनो एसिड फिनाइल एनालिन। तो ये फिनाइल एनालिन, तो जितने भी ट्रिपलेट्स थे उतने
फिनाइल एनिलिन इस प्रोटीन में, इस पॉलीपेप्टाइड में हमको मिलता है। तो इससे एक पॉइंट क्लियर होता है, कुछ हद तक क्लियर होता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स और ट्रिपलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। यहां पे सभी ट्रिपलेट सेम थे, इसके लिए सभी न्यूक्लियोटाइड, सभी अमाइनो एसिड्स भी सेम हैं पॉलीपेप्टाइड में, यानी कि प्रोटीन में। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन्होंने भी आर्टिफिशियल, इनका न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंसेस हैं, यानी जेनेटिक कोड को क्रैक करने में, डेसिफर करने में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हरगोबिंद खुराना जिन्होंने आर्टिफिशियल एमआरएनए प्रिपेयर किया, और इस आर्टिफिशियल एमआरएनए में देखो इन्होंने होमोपॉलीमर बनाया था, हरगोबिंद खुराना ने हेट्रोपॉलीमर बनाया, मतलब एमआरएनए में सेम न्यूक्लियोटाइड यूज नहीं किया। यहां पे एमआरएनए पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड यूज हुई है, यहां पे एमआरएनए पर 2 न्यूक्लियोटाइड यूज किया और 3 न्यूक्लियोटाइड यूज किया, उसके आगे का स्टेप है। नाउ हरगोबिंद खुराना ने 2 न्यूक्लियोटाइड कंसीडर किया, साइटोसिन एंड यूरासिल। दे आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटली, वन next to the another, CU and so on, alternately इसको अरेंज किया, इस तरीके से एमआरएनए बनाया। अब ऑल्टरनेट अरेंज करने की वजह से देखो बेटा, पहला ट्रिपलेट जो बन गया वो CUC बना, और दूसरा ट्रिपलेट अलग बना, UCU बना। तीसरा वाला ट्रिपलेट पहले के जैसा बना, CUC। फोर्थ वाला ट्रिपलेट सेकंड के जैसे बना, UCU, बिकॉज 2 न्यूक्लियोटाइड यूज कर रहे हैं, और कोडॉन्स में 3 का सीक्वेंस होता है, इसके लिए 2 टाइप के कोडॉन्स यहां पर बन रहे हैं। दैट इज वाई वी आर गेटिंग, ये एक कोडॉन है, ये दूसरा कोडॉन है, वी आर गेटिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडॉन, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कोडॉन्स कोड्स फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। जब इसको, अब ये पॉली, इट इज अ sequence of ribonucleotide, the nucleotide of RNA is ribonucleotide। अभी फाइनली जब इससे प्रोटीन बनी, जब इसका ट्रांसलेशन हुआ, इससे प्रोटीन बनी, तो CUC से क्या बनता है, CUC कोड्स फॉर ल्यूसिन एंड UCU कोड्स फॉर सीरीन। वापस ल्यूसिन, इससे ल्यूसिन और इससे सीरीन। तो हमको जो पॉलीपेप्टाइड मिला, उस पॉलीपेप्टाइड में सभी अमाइनो एसिड सेम नहीं थे, उसमें 2 टाइप के अमाइनो एसिड थे, और वो ऑल्टरनेटली अरेंज थे, ल्यूसिन सीरीन, ल्यूसिन सीरीन, ल्यूसिन सीरीन एंड सो ऑन, इस तरीके से वो अरेंज थे। अभी इससे ये क्लियर होता है कि ट्रिपलेट, दैट इज 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड। यहां पे 2 टाइप के ट्रिपलेट थे, इसके लिए 2 टाइप की अमाइनो एसिड मिलती हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट ही डिड, अब इन्होंने ऐसा सिंथेटिक आरएनए बनाया, सिंथेटिक एमआरएनए, आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया, जिसमें 3 नाइट्रोजन बेसिस यूज किए, साइटोसिन, यूरासिल और एडिनाइन। इसको प्रॉपर वे में एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली अरेंज कर दिया, प्रॉपर वे में। देखो, साइटोसिन, यूरासिल, एडिनाइन, अगेन साइटोसिन, यूरासिल, एडिनाइन, अगेन साइटोसिन, यूरासिल, एडिनाइन। यहां पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड यूज हुआ, यहां पे 2 न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक यूज हुआ, यहां पे 3 न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक यूज होगा। तो बेटा जब 3 न्यूक्लियोटाइड यूज होगा, तो यहां पर ये कोडॉन, ये वाला कोडॉन और ये वाला कोडॉन, रीड ऑल द कोडॉन्स आर आइडेंटिकल एज फार एज अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कंसर्न। यहां पे CUA, यहां पर भी CUA, यहां पर भी CUA, ऑल द कोडॉन्स आर आइडेंटिकल। ये सभी कोडॉन आइडेंटिकल है। तो यहां पे दिस कोडॉन कोड्स फॉर ल्यूसिन, CUA कोड्स फॉर ल्यूसिन, ये CUA is also codes for leucine, CUA again code for leucine। तो ये जितने भी कोडॉन्स थे, सभी कोडॉन ने सेम अमाइनो एसिड को कोड किया। मतलब अब जो हमको प्रोटीन मिलती है, जो पॉलीपेप्टाइड मिलती है लास्ट में आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस, हैज ओनली 1 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, बिकॉज दिस कोडॉन इज आइडेंटिकल। इससे ये अब एकदम क्लियर हो जाता है कि ईच कोडॉन इज अ ट्रिपलेट यूनिट and each codon codes for specific amino acid
ये जो प्रोटीन बनेगी लास्ट में, इस प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो सेम होगा, यानी ल्यूसिन 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 ल्यूसिन। यहां पर भी सेम था ना, फिनाइल एनिलिन फिनाइल एनिलिन, मगर इसका रीजन अलग था, इसका रीजन अलग है। यहां पर दो यूज हुआ तो हमें ऑल्टरनेट एक के बाद एक मिला। ओके, तो दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड विथ 3 नाइट्रोजन बेसिस। सो इन दिस केस वी आर गेटिंग the protein polymer of same amino acid, that is leucine leucine leucine। इसके आगे का कॉन्सेप्ट अबाउट कोडॉन डिक्शनरी, अबाउट जेनेटिक कोड, कितने टाइप के कोड्स हैं, वो कैसे कोड करते हैं, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।